Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic indirect sources of class 11 geography chapter number 3. So last वीडियो में हमने डायरेक्ट सोर्सेस के बारे में पढ़ा था कि अर्थ का जो इंटीरियर है उसके बारे में हमें डायरेक्ट सोर्सेस से इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है। अब इस वीडियो में हम इनडायरेक्ट सोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि अर्थ के इंटीरियर के बारे में हम इनडायरेक्ट सोर्सेस से भी पता लगा सकते हैं। तो कौन कौन से इनडायरेक्ट सोर्सेस हैं? So analysis of properties of matter indirectly provides information about the interior. मतलब अर्थ पे जो मटेरियल है, जो मैटर है, जब हम उनका एनालिसिस करते हैं तो हमें इनडायरेक्टली अर्थ के इंटीरियर के बारे में भी पता चलता है। मतलब देखो, लास्ट वीडियो में हमने जो डायरेक्ट सोर्स पढ़ा था उसमें हमने बात की थी जैसे माइनिंग वगैरह है, ठीक है। अब माइनिंग से हमें डायरेक्टली उतने एरिया का पता चल रहा है। लेट्स से माइनिंग जो है वो 3 से 4 किलोमीटर तक की है, तो हमें एकदम एग्जैक्टली 3 से 4 किलोमीटर अंदर तक तो पता चल जा रहा है क्योंकि वहां तक हमने खोद लिया है, ठीक है। बट अगर हमें उसके अंदर जाना है तो हम क्या करें? तो जो इंफॉर्मेशन हमारे पास है उसके बेसिस पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अंदर और क्या होगा। मतलब हम डायरेक्टली इससे आगे नहीं खोद रहे। जैसे हमने देखा था ड्रिलिंग में क्या किया गया, ड्रिलिंग में लगभग 12 किलोमीटर तक का एक होल जो है वो ड्रिल किया गया एंड उससे 12 किलोमीटर तक अंदर अर्थ के क्या है, कैसा मटेरियल है, किस तरीके का टेम्परेचर, किस तरीके का प्रेशर है, ये सब हमने जाना। बट अर्थ की जो रेडियस है वो तो 6000 किलोमीटर की है, तो हमें आइडिया कैसे लगे? तो जो हमारे पास एक्चुअली मटेरियल अवेलेबल है, जो हमने डायरेक्ट सोर्स से मटेरियल इकट्ठा किया है, उससे हम और अंदर के बारे में पता लगा सकते हैं। मतलब आप यूं समझो कि हमने जहां तक खोदा है वहां तक तो हमने डायरेक्ट सोर्स का इस्तेमाल किया उस जगह के बारे में पता लगाने के लिए कि अच्छा चलो 12 किलोमीटर तक ऐसी चीजें हैं। बट उसके अंदर जब हम जाएंगे, जब हमें उसके अंदर और अंदर देखना है, 6000 किलोमीटर तक देखना है कि अर्थ के अंदर क्या है, तो हम डायरेक्टली खोद नहीं रहे। हमारे पास जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है डायरेक्ट सोर्सेज से, हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जो मटेरियल अवेलेबल है, उसके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे, अंदाजा लगाएंगे कि अगर 12 किलोमीटर तक अर्थ का इंटीरियर इस तरीके का एक तरीके से कैरेक्टरिस्टिक दिखा रहा है, नेचर है, तो इसके अंदर और क्या हो सकता है। इस तरीके से स्टडी की जाती है एंड कंप्यूटर मॉडलिंग इन सब की मदद से और जो डीपर लेयर्स हैं अर्थ के उनके बारे में पढ़ा जाता है। तो मतलब इनडायरेक्ट सोर्सेज में क्या किया जा रहा है, जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है, जो मैटर है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो हमें इनडायरेक्टली पता चलता है कि और अंदर क्या होगा। वी नो through the mining activity the temperature and pressure increases with the increasing distance from the surface towards the interior in deeper depths। तो जब हमने माइनिंग एक्टिविटीज की स्टडी की, मतलब माइनिंग एक्टिविटीज से जो भी हमारे पास रॉक मिली, जो मटेरियल मिला, ठीक है, जो अर्थ के अंदर लेयर्स दिखे, उससे हमें ये समझ आया कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है। एंड इसी तरीके से जब हमने ड्रिलिंग की तो हमें 12 किलोमीटर तक भी सेम सिचुएशन दिखी कि जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जा रहे हैं, मतलब इवन बियॉन्ड 3 to 4 किलोमीटर सेम नेचर है अर्थ के इंटीरियर का, कि जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, वैसे वैसे प्रेशर बढ़ रहा है। तो अब इसकी स्टडी की साइंटिस्ट ने और अंदाजा लगाया कि जैसे जैसे हम सेंटर तक भी जाएंगे ना, मतलब 12 किलोमीटर के बियॉन्ड भी जब हम जाएंगे तो भी क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होगा एंड टेम्परेचर के साथ प्रेशर इंक्रीज होगा एंड डेंसिटी इंक्रीज होगी। मोरओवर इट इज ऑल्सो नोन दैट द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेस विद द डेप्थ। और जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वैसे वैसे डेंसिटी भी बढ़ेगी। तो ये चीजें जो है साइंटिस्ट ने पता लगाई। तो क्या क्या देखा, जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, अर्थ के क्रस्ट से लेकर अर्थ के इंटीरियर तक क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा एंड डेंसिटी भी इंक्रीज होगी, ठीक है। मतलब जितना आप अर्थ के अंदर जाओगे उतना हर लेयर के साथ साथ प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी बढ़ेगी। तो सबसे कम प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर कहां पे होगा, अर्थ के क्रस्ट पे। सबसे ज्यादा प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी कहां होगी, अर्थ के सेंटर पे। तो जैसे हम ऊपर से, मतलब अर्थ के क्रस्ट से जैसे जैसे हम सेंटर पे जाएंगे ये तीनों चीजें बढ़ेंगी। तो ये सब साइंटिस्ट को पता लगा माइनिंग एक्टिविटीज से, ड्रिलिंग से, ठीक है, बाकी कंप्यूटर मॉडलिंग वगैरह से। तो अब साइंटिस्ट जो है इस तरीके से स्टडी करते हैं। इट इज पॉसिबल टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखो, साइंटिस्ट के पास बहुत सारे टूल्स, टेक्निक्स हैं उनके पास। अब ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल दैट हैव,
दैट वी हैव, उसके बेसिस पे साइंटिस्ट ने आइडिया लगा लिया कि इन मटेरियल का जो नेचर है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है उसको भी हम पता लगा सकते हैं। मतलब कि अर्थ के अंदर ये तो समझ आ गया कि चलो प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी तीनों बढ़ती है, बट किस रेट से बढ़ रही है? क्या सेम रेट से बढ़ रही है या अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग स्पीड है? कहने का मतलब ये है कि देखो, अगर हमने एक बार ये तो कह दिया चलो प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी बढ़ रही है, तो कहने को हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे आप 1 किलोमीटर अंदर जाओगे, लेट से 1 किलोमीटर अंदर जाने पे 5 डिग्री या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, करेक्ट डेटा नहीं है बट एग्जाम्पल के तौर पे मान लो हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम 1 किलोमीटर अंदर जाएंगे 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब अर्थ के अंदर हर किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर बढ़ना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। एक्चुअली क्या है कि कुछ कुछ जैसे कुछ लेयर्स तक लेट से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है 1 किलोमीटर के साथ, बट फिर क्या हो जा रहा है, फिर बीच में मान लो 5 किलोमीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है, फिर उसके बाद कुछ ऐसा लेयर आ रहा है अर्थ का जिसमें 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है 1 किलोमीटर पे। तो मतलब कि ये जो रेट ऑफ चेंज है ना, ये अलग अलग है, ये सेम नहीं है। अर्थ के अंदर ओवरऑल हमें ये तो पता है कि प्रेशर, टेम्परेचर एंड डेंसिटी बढ़ रही हैं, बट इनका रेट जो है वो अलग है। एंड साइंटिस्ट ने इसको भी पढ़ने का तरीका निकाल चुका है, समझने का तरीका निकाल चुका है कि रेट किस तरीके से चेंज हो रहा है, टेम्परेचर कितनी तेजी से चेंज हो रहा है, कहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर जंप कर रहा है, कहाँ पे कम टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब बढ़ तो रहा है, सारे लेयर्स में बढ़ रहा है, बट कहीं पे ज्यादा बढ़ रहा है, कहीं पे कम बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कहीं पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, कहीं पे कम होगा, मतलब रेट ऑफ इंक्रीज जो है वो अलग अलग लेयर्स पे अलग अलग मिलेगा, सब जगह पे सेम रेट पे इंक्रीज नहीं हो रहा। तो साइंटिस्ट ने अब इस चीज को भी स्टडी कर लिया है, ठीक है, उन्होंने तरीके जो हैं वो ढूंढ लिए हैं। Knowing the total thickness of the earth, scientists have estimated the values of temperature, pressure and the density of material at different depths. तो अर्थ की कितनी थिकनेस है, अर्थ कितनी डीप है, इस सब के बेसिस पे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि अलग अलग लेयर्स पे क्या टेम्परेचर होगा, क्या प्रेशर होगा, ठीक है, अलग अलग डेप्थ पे डेंसिटी क्या होगी मटेरियल की। The details of these characteristics with reference to each layer of the interior are discussed in later in this chapter. तो हर एक जो लेयर है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो किस डेंसिटी का है, क्या उसमें मटेरियल है, ये सारी चीजें चैप्टर में हमने बाद में डिस्कस की हैं। तो अभी यहाँ पे इस चीज के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई कि हर एक लेयर में क्या टेम्परेचर है, क्या डेंसिटी है एंड किस रेट से चेंज हो रहा है, वो सब भी अब हम आगे ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि साइंटिस्ट ने इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी की मदद से इन सारी चीजों के बारे में स्टडी कर ली है। मतलब अर्थ के अंदर जाके खोदा तो नहीं है, बट क्या किया है, दूसरे उनके पास टेक्नोलॉजी वगैरह है, कैलकुलेशंस वगैरह हैं, बाहर जो मटेरियल है उसके बेसिस पे इन, और भी अभी हम आगे पढ़ेंगे सेस्मिक वेव्स वगैरह के बेसिस पे क्या है, अब साइंटिस्ट ने ये आइडिया लगा लिया है, एस्टिमेट लगा लिया है कि किस तरीके से टेम्परेचर वगैरह चेंज हो रहे हैं, डेंसिटी चेंज हो रही है, मटेरियल जो है क्या है अंदर। Another source of information are meteors that at times reach the earth. अब दूसरा देखो, पहले में ये बहुत ही स्पेसिफिकली नहीं लिखा है इन्होंने कि भाई पहला क्या है ना, यहाँ पे इन्होंने पैराग्राफ चेंज करते समय ऐसा लिख दिया अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पहला सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, जो भी नॉलेज हमारे पास है उसको टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ के और फर्दर डीपर अर्थ के बारे में जानना, कि बेसिकली टेक्नोलॉजी टूल्स उन सब की मदद से साइंटिस्ट आइडिया लगा रहे हैं कि अगर 4 किलोमीटर तक इतना है, अगर 12 किलोमीटर तक इतना है, तो इसके अंदर और क्या होगा उसका आइडिया लगाया है। अब दूसरा जो सोर्स है इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन का, वो है मीटियोर्स जो अर्थ पे आते हैं, मतलब अर्थ पे मीटियोर्स जो है वो आते हैं। मीटियोर्स क्या है, कुछ सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो इधर उधर घूमती रहती हैं स्पेस में, ठीक है। अब वो कभी कभी क्या करती हैं, वो अर्थ के अंदर आ जाती हैं, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाती है। कुछ मीटियोर्स तो ऐसे होते हैं जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन की वजह से खत्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, बट बहुत से मीटियोर्स ऐसे होते हैं जो पूरे तरीके से नहीं जलते और अर्थ के सरफेस पे वो आके गिर जाते हैं। तो वो जो मीटियोर्स हैं उन्हें मीटियोराइट कहते हैं। जब मीटियोर्स अर्थ के सरफेस पे आके गिर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मीटियोराइट। तो जो मीटियोराइट्स हैं जब उनकी स्टडी करते हैं तो उससे भी साइंटिस्ट अंदाजा लगाते हैं कि अर्थ के अंदर क्या होगा।
तो मीटियोर्स से कैसे पता चलता है? However, it may be noted that material that becomes available for analysis from meteors is not from the interior of the earth. तो सबसे पहले तो ये पता ही है, जाहिर सी बात है कि अगर आसमान से कोई चीज आ रही है और अर्थ पे गिर रही है तो वो अर्थ के अंदर का मटेरियल तो नहीं है। बट फिर भी कैसे मीटियोर्स की स्टडी करके हम इंटीरियर पता लगा रहे हैं? मतलब वो तो आसमान से ऊपर से आके गिरा है मीटियोर, तो उससे आप इंटीरियर कैसे पता लगा रहे हो? तो बात ये है कि जो जैसे जब ब्रह्मांड पूरा बना होगा तो कहीं ना कहीं जितनी भी सेलेशियल बॉडीज हैं वो कुछ सिमिलर तरीके से ही बनी है, कुछ सिमिलर काइंड ऑफ मटेरियल से बनी है। तो अगर अर्थ के आसपास कोई मीटियोर है जो अर्थ के पास आ रहा है, अर्थ के ऊपर गिर रहा है, तो हम उसकी स्टडी करके अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्थ भी कुछ ऐसे बनी होगी, या तो सेम मटेरियल होगा या तो सिमिलर मटेरियल होगा, सेम नहीं होगा तो उसके जैसा होगा। तो हमें आइडिया लग सकता है कि जब शुरुआत में अर्थ बनी होगी तो वो कैसी होगी, किस तरीके के मटेरियल से बनी होगी। द मटेरियल एंड द स्ट्रक्चर ऑब्जर्व्ड इन द मीटियोर्स आर सिमिलर टू दैट ऑफ अर्थ। जो मटेरियल होता है, जो स्ट्रक्चर होता है मीटियोर्स का, वो सिमिलर रहता है अर्थ के मटेरियल से। दे आर सॉलिड बॉडीज डेवलप्ड आउट ऑफ मटेरियल सेम एज और सिमिलर टू आवर प्लैनेट। तो मीटियोर्स कैसे होते हैं? वो सॉलिड बॉडी होते हैं जो कि सेम या फिर सिमिलर मटेरियल से बने हैं, जैसे कि हमारा प्लैनेट, जिस मटेरियल से हमारा प्लैनेट बना है, या तो वो मीटियोर्स भी एग्जैक्टली सेम मटेरियल से बने हैं या तो सिमिलर मटेरियल से बने हैं। हैंस दिस बिकम्स येट अनदर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो मीटियोर्स को पढ़ के हमें अंदाजा लग सकता है कि अर्थ कैसे बनी होगी, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि अर्थ एंड मीटियोर्स की फॉर्मेशन लगभग एक जैसी है, जो मटेरियल उनमें है वो लगभग एक जैसा है। तो अगर हम मीटियोर्स को स्टडी करेंगे तो हमें अर्थ के अंदर का भी आइडिया लग सकता है। The other indirect source include gravitation, magnetic field and seismic activity। और जो indirect source हैं जिससे साइंटिस्ट को अर्थ के अंदर के बारे में पता लगता है वो है gravitation, magnetic field and seismic activities। gravitation force, जिसे कि small g से सिंबलाइज किया जाता है, इज नॉट द सेम एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स ऑन द सरफेस। मतलब अर्थ पे सारे लैटिट्यूड्स पे ग्रेविटेशन सेम नहीं है। इट इज ग्रेटर नियर द पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। अर्थ पे जो इक्वेटर है, यहां पे जो ग्रेविटी है वो कम है, एंड पोल्स पे, जो पोल्स हैं वहां पे ग्रेविटी ज्यादा है। रीजन क्या है? आपने देखा होगा अर्थ की जो शेप है वो क्या है? जियोइड शेप है। मतलब अर्थ की शेप साइड से बल्ज है, मतलब जो इक्वेटर है वहां से बल्ज है और पोल्स जो हैं फ्लैट हैं। जब आप ऐसे बीच में सेंटर बनाओगे तो क्योंकि इक्वेटर जो है वो बल्ज है, साइड से अर्थ बल्ज्ड आउट है, बाहर की तरफ निकली हुई है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। सेंटर से इक्वेटर का जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। बट क्योंकि अर्थ जो है वो पोल से चपटी है, फ्लैट है, तो सेंटर से पोल तक का जो डिस्टेंस है वो कम है। तो डिस्टेंस अगर कम होगा तो ग्रेविटी ज्यादा होती है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, एंड जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगी। तो इक्वेटर पे ग्रेविटेशनल फोर्स कम है क्योंकि इक्वेटर सेंटर से दूर है। दूर क्यों है? क्योंकि इक्वेटर बल्ज्ड आउट है, वो बाहर की तरफ निकले हुए हैं। पोल्स पे ग्रेविटी ज्यादा है क्योंकि पोल सेंटर से पास है। तो इसका मतलब अर्थ पे जो ग्रेविटी है वो सेम नहीं है, अलग अलग लैटिट्यूड्स पे अलग अलग ग्रेविटी आपको देखने मिलेगी। द ग्रेविटी वैल्यूज ऑल्सो डिफर अकॉर्डिंग टू द मास ऑफ मटीरियल। ग्रेविटी जो है वो मास ऑफ मटीरियल के साथ भी चेंज होती है। मतलब अर्थ के अंदर जो मटीरियल है उसके बेसिस पे भी ग्रेविटी चेंज होगी। कुछ जगह पे कुछ ऐसा मटीरियल होगा जो कि काफी ज्यादा हैवी होगा, हाई उसका मास होगा, जिससे कि ग्रेविटी ज्यादा होगी। अर्थ पे कहीं पे ऐसा मास होगा, मटेरियल होगा जो कि लेस ग्रेविटी वाला होगा। तो पूरी अर्थ जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है अंदर से। अर्थ का जो इंटीरियर है वो सेम नहीं है, तो कहीं पे अलग अलग मटेरियल होंगे, कहीं पे अलग तरीके का मटेरियल होगा, एंड जो मटेरियल का मास है उसके बेसिस पे भी ग्रेविटी चेंज होगी। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल विद इन द अर्थ इन्फ्लुएंसेस दिस वैल्यू। तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है मटेरियल का, अर्थ में सारे जगह अंदर मटेरियल सेम नहीं है। इवन अर्थ के ऊपर भी देखोगे आप तो हर जगह मटेरियल सेम नहीं है। मतलब जैसे कुछ जगहों पे आपको आयरन ओर मिलेंगी, दूसरी जगह पे आपको डायमंड की ओर मिलेंगी, कहीं पे आपको गोल्ड की ओर मिल रही है, आपको पूरी अर्थ पे एक जैसा सब कुछ नहीं मिल रहा। तो सिमिलरली अर्थ के अंदर भी मटेरियल अलग अलग है, एंड अलग अलग मटेरियल होने की वजह से जो ग्रेविटी है वो अलग होती है। तो एक तो ग्रेविटी किस लिए चेंज होती है? लैटिट्यूड की वजह से, क्योंकि अलग अलग लैटिट्यूड सेंटर से अलग अलग डिस्टेंस पे हैं। जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जिसे आप इक्वेटर कहते हो, वो अर्थ से बहुत ज्यादा दूर है, अर्थ के सेंटर से काफी ज्यादा दूर है, ठीक है। इसी तरीके से
दूसरा जो ग्रेविटी का चेंज होने का रीजन है, अलग अलग जगह पे अलग अलग ग्रेविटी मिलेगी, वो मास ऑफ मटेरियल है। अर्थ के अंदर अलग अलग मास है मटेरियल का, जिसकी वजह से जो वैल्यू है ग्रेविटी की वो चेंज होती है। द रीडिंग ऑफ द ग्रेविटी एट डिफरेंट प्लेसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी अदर फैक्टर्स। अब ग्रेविटी जो है वो लैटिट्यूड्स एंड मास ऑफ मटेरियल के अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, अफेक्ट होती है। दीज रीडिंग्स डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज। अब देखो साइंटिस्ट क्या करते हैं, किसी जगह पे जाते हैं एंड आइडिया लगाते हैं कि इस जगह पे ये ग्रेविटी होनी चाहिए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है होना चाहिए। अब साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया था लेट्स से कि ग्रेविटी जो है वो एक्स होगी, बट जब साइंटिस्ट गए वहां पे और उन्होंने एक्चुअली रीडिंग की, उस प्लेस पे जाके ग्रेविटी को कैलकुलेट करना चाहा, तो उनको कुछ और ग्रेविटी मिली। लेट्स से वहां पे उनको वाई वैल्यू ऑफ ग्रेविटी मिली। तो मतलब कि जो साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया था एंड जो एक्चुअल रीडिंग है उसके बीच में एक डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत सारे कारणों से होता है। मतलब कि जैसे साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया था लैटिट्यूड एंड मास ऑफ मटेरियल के बेसिस पे, बट वहां पे जाके कुछ और चेंजेस थे, मतलब कुछ और जो दूसरे फैक्टर्स है उन्होंने रोल प्ले किया एंड जो साइंटिस्ट ने आइडिया लगाया था उससे अलग ग्रेविटेशनल फोर्स निकल के आई। तो आइडिया एंड रियलिटी के बीच में, मतलब एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी के बीच में जो डिफरेंस आता है ग्रेविटी का, उसको क्या कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है, दीज रीडिंग्स डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यूज। जब साइंटिस्ट एक्चुअली में जाके किसी जगह की ग्रेविटी को चेक करते हैं तो बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स से अफेक्ट होने की वजह से साइंटिस्ट की जो एक्सपेक्टेशन है वो गलत साबित हो जाती है। कभी कभी उनके एक्सपेक्टेड वैल्यू से अलग नंबर आ जाता है ग्रेविटी का। तो जो रीडिंग है एंड जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है, मतलब जो रियल वैल्यू आई ग्रेविटी की एंड जो एक्सपेक्टेड वैल्यू थी, उसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको ग्रेविटी एनोमली कहते हैं। ग्रेविटी एनोमलीज गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। एंड ये जो ग्रेविटी एनोमली है उसकी मदद से साइंटिस्ट ये अंदाजा लगा पाते हैं कि किस तरीके से अर्थ के अंदर जो मटेरियल है वो अलग है। मतलब उनको लग रहा था, उन्होंने कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के गए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा कुछ होगा, बट वहां पे कुछ और निकल गया, ग्रेविटी कुछ और नंबर की निकल गई। तो जब वो उसको स्टडी करेंगे कि यहाँ पे ग्रेविटी अलग क्यों है, हमारी एक्सपेक्टेशन से नंबर अलग क्यों आया, तो उनको समझ आएगा कि अच्छा इसके अंदर मटीरियल कुछ और ही है, जो अर्थ के अंदर मटीरियल है उसका मास अलग है। तो ग्रेविटी एनोमली क्या करती है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ मटेरियल को समझने में मदद करती है कि अर्थ के अंदर जो मटेरियल है उसका मास अलग अलग है, वो हमें ग्रेविटी एनोमली से पता चलता है। मैग्नेटिक सर्वेज ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल इन द क्रस्टल पोर्शन। अब मैग्नेटिक सर्वे जो होते हैं कि अर्थ के अंदर, अर्थ का जो क्रस्ट है उसमें अलग अलग जगह पे अलग अलग मैग्नेटिक मटेरियल मिलेगा। तो इससे भी साइंटिस्ट को ये समझ आता है कि क्रस्टल पोर्शन पे, मतलब अर्थ के क्रस्ट में जो मटेरियल है, जो मैग्नेटिक मटेरियल है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड दस प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स इन दिस पार्ट। तो मैग्नेटिक सर्वे की मदद से क्रस्टल लेयर के बारे में जो साइंटिस्ट हैं उनको पता लग पाता है कि अर्थ के क्रस्ट के अंदर मटेरियल किस तरीके से मैग्नेटिक मटेरियल डिस्ट्रीब्यूटेड है। द एक्टिविटी इज वन ऑफ द सेस्मिक एक्टिविटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। सेस्मिक एक्टिविटी क्या होती है, जब अर्थक्वेक आता है तो अर्थ जो है वो हिलती है, वाइब्रेशंस निकलती हैं, ठीक है। तो वो जो वाइब्रेशंस हैं उन्हीं को हम एक तरीके से सेस्मिक वेव्स कहते हैं। अभी आप इसके बारे में डिटेल में समझोगे, बट अभी क्योंकि ये टॉपिक है, इसमें बात हो रही है, तो इसको भी सही से समझना जरूरी है। तो सेस्मिक एक्टिविटी अभी के लिए आप इतना समझ लो मोटे मोटे तौर पे कि जब अर्थ शेक होती है, जब अर्थक्वेक आता है, तो वाइब्रेशंस होती हैं। वाइब्रेशंस क्यों होती हैं, मतलब उसमें से कुछ वेव्स निकलती हैं, उन वेव्स को हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं। जब उन सेस्मिक वेव्स की स्टडी की जाती है तो उससे अर्थ के बारे में हमें बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। मतलब कि आप यूं कह सकते हो बाकी सब सोर्सेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सेस्मिक एक्टिविटी या सेस्मिक वेव्स की जब हम स्टडी करते हैं, क्योंकि ये हमें मतलब और बेहतर तरीके से समझने में हेल्प करती है कि अर्थ के इंटीरियर में मटेरियल किस तरीके से अलग अलग है, किस तरीके से अर्थ के अंदर जो लेयर्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो सेस्मिक वेव्स की मदद से हमें और अच्छे से समझ आता है। तो क्योंकि सेस्मिक वेव्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज है समझने का कि अर्थ के अंदर क्या है, तो इसको अलग से ही टॉपिक में समझेंगे कि सेस्मिक वेव्स से हमें कैसे पता चलता है। तो हम अर्थक्वेक को पढ़ेंगे, अर्थ क्यों शेक करती है, किस तरीके की सेस्मिक वेव्स होती हैं, कैसे उनसे हमें आइडिया लगता है अर्थ के अंदर क्या है। तो ये सारी चीजें हम अलग से टॉपिक्स में
पढ़ेंगे। तो आई होप कि अभी आपको इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में समझ आ गया होगा कि कौन कौन से ऐसे इनडायरेक्ट सोर्सेज हैं जिनकी मदद से हमें अर्थ के बारे में पता लग सकता है। ठीक है, तो पहला है एनालिसिस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, कि जो मैटर है हमारे पास उसी का एनालाइज करके, एनालिसिस करके अंदर के बारे में और डीपर अर्थ के बारे में पता लगाया जा सकता है। साइंटिस्ट जो है वो स्टडी करते हैं। दूसरा तरीका है मीटियोर्स का। तीसरा तरीका है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे हमें पता लग सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, सेस्मिक एक्टिविटी, इन सारी चीजों से भी हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता लग सकता है एंड और ज्यादा डिटेल में पता लग सकता है। सेस्मिक एक्टिविटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे।